हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही में हम लोग इसके एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को एनसीईआरटी को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए तुम लोगों की बुक में एक एक्टिविटी दी गई है 4.1, जिसमें तुम लोगों ने सुबह से जितनी भी चीजें यूज करी उसकी एक लिस्ट बनाने को कहा है। सो लेट्स अज्यूम तुम लोगों ने सबसे पहले खाना खाया और उसके बाद तुम लोगों ने बुक्स पढ़ी या फिर बाथ लिया, यानी कि तुम लोगों ने कपड़े यूज करे और लिखने के लिए तुम लोगों ने पेंसिल यूज करी। तो इस स्लाइड में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कार्बन से बनी हुई है। जैसे कि जो यूटेंसिल्स होते हैं उन पे जो ब्लैक कलर की कवरिंग रहती है वो टेफ्लॉन की रहती है, जो कि कार्बन से बना रहता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब के सब ऑर्गेनिक मटेरियल से बने रहते हैं, यानी कार्बन से बने रहते हैं। जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, जिसे हम लोग लेड पेंसिल कहते हैं, वो लेड की नहीं बल्कि ग्रेफाइट की बनी रहती है, जो कि एक कार्बन कंपाउंड है। ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि कार्बन कितना नेसेसरी है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में कार्बन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि उसमें क्या खास बात है जिसकी वजह से कार्बन इतना जरूरी है हमारे लिए। फूड, क्लोथ, मेडिसिन, बुक, ये सारी चीजें कार्बन की बनी रहती हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो सब के सब कार्बन से बने रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है। तो कार्बन दो फॉर्म में पाया जाता है, पहला एक मिनरल फॉर्म में और दूसरा गैसियस फॉर्म में। तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन 0.02% पाया जाता है मिनरल फॉर्म में और एटमॉस्फेयर में कार्बन 0.3% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अर्थ क्रस्ट में 0.02%, मिनरल के फॉर्म में लाइक कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, इन सब फॉर्म में पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में कार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। एक मिनट के लिए एक छोटा सा ब्रेक है। मैंने कहा था कि हम लोग साइंस के लिए एक न्यू सीरीज चलाएंगे, तो वो सीरीज शुरू हो गई है अनअकैडमी ऐप पे, जो कि एकदम फ्री है। हम लोग हर शाम को लाइव क्लासेस लेते हैं जिसमें हम लोग साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, तुम लोग उसे फॉलो कर सकते हो या फिर तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे सारी क्लासेस का लिंक आता है। ये क्लासेस एकदम फ्री हैं, तुम लोगों को अपनी एंड से कोई पे नहीं करना है। अगर इनरोल करते वक्त कोई कोड मांगे तो तुम लोग MSP K10 कोड यूज करना, इससे तुम लोग आसानी से इनरोल हो जाओगे। और साथ ही में ऐप पे तुम लोगों को कहीं पे भी कोई कोड मांगे तो ये कोड यूज करना, इससे तुम लोगों को बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाएंगी। यूट्यूब पे जैसे एनिमेटेड कंटेंट डलते थे वैसे ही डलते रहेंगे, इससे यूट्यूब पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो, अनअकैडमी पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं और ऐसे ही एक टेस्ट है अनअकैडमी कॉम्बैक्ट, जो कि हर संडे को होता है। इस टेस्ट के क्वेश्चन खुद टॉप एजुकेटर्स बनाते हैं और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को इस टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, तुम लोग जाके इसको भी चेक कर सकते हो या फिर तुम लोग अनअकैडमी प्रोडिजी दे सकते हो। ये एक मॉक टेस्ट होता है जो कि 1 आवर का होता है। ये टेस्ट 23 जनवरी को होगा, तो तुम लोग जाके इसको भी चेक कर सकते हो। और इनरोल करते वक्त तुम लोग MSP K10 कोड यूज कर सकते हो, इससे तुम लोग इन टेस्ट में फ्री में इनरोल हो जाओगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पर। कार्बन को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो हर एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटॉन नंबर को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ये कार्बन एटम है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 1
2, 3, 4, 5, 6। तो इसका जो एटॉमिक नंबर हो गया वो 6 हो गया। वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर को हम लोग मास नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, तो टोटल 12 हो गए। इसका मतलब कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 होता है। और जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एटम के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, वो एटम के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। सो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। यानी कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 शेल्स होते हैं, के शेल जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एल शेल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग थोड़ा डिटेल में लिखें तो कुछ ऐसा दिखता है, 1s2, 2s2, 2p2। यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एल शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैसे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है, तो अगर ये याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तुम लोगों को ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से पता होना चाहिए कि कार्बन के पास 2 शेल्स रहते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब देखो, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उसका आंसर होगा 4, क्योंकि एल शेल ही आउटर मोस्ट शेल रहता है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है। अब ये वैलेंसी क्या चीज होती है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो पेरियोडिक टेबल में कार्बन 14 ग्रुप में आता है। तो जितने भी वर्टिकल लाइन है इनको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं और जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। तो कार्बन 2nd पीरियड में आता है और 14 ग्रुप में आता है। तो ये रहा हम लोगों का कार्बन, और इस पूरी फैमिली को हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं। तो इसके बारे में तुम लोगों को क्लास 11th में डिटेल में पढ़ना है। अब सुनो, जो ग्रुप 18 रहता है उसे हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट रहते हैं वो किसी से भी कंबाइन नहीं होते, वो अपने में ही खुश रहते हैं, इसलिए हम लोग इसे नोबल बोलते हैं। ये सारे एलिमेंट जो रहते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में सिर्फ एक ही शेल रहता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इनमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसके वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बाकी सारे एलिमेंट रहते हैं वो सब के सब नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं, यानी नोबल गैसेस की तरह ही स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। पर इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, शेयर करते हैं, जिससे कि किसी ना किसी तरीके से वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ला सकें। इससे क्या होगा, वो स्टेबल बन जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से उसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन सबसे नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो जाता है, यानी 2-8 हो जाता है। तब फ्लोरीन स्टेबल बन जाता है। उसी तरीके से लिथियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होता है, तो वो क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो जाता है, यानी कि हीलियम जैसा हो जाता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा हो जाता है, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ऐसे ही करके सारे जो एलिमेंट रहते हैं वो या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इन्हीं सारे मेथड से वो अपना कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैसेस की तरह बना देते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। पर अब हम लोग बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। तो उसे अगर नियॉन जैसा बनना है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन और लेने होंगे, जो कि काफी डिफिकल्ट होता है,
क्योंकि अभी इसके पास 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इन 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब वो स्टेबल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसलिए वो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। अब अगर कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 हो जाएगा, यानी हीलियम के जैसा हो जाएगा, तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। पर कार्बन ये भी नहीं कर पाता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे वो 6-6 रहेंगे, तो ये भी काफी अनस्टेबल सिचुएशन रहेगी। तो इसीलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता है। तो कार्बन एक थर्ड पाथवे यूज करता है शेयरिंग का, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कभी भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कोई बॉन्ड बनाता है, उसे हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे Na है, Na एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और वो Na प्लस बन गया, और वही इलेक्ट्रॉन Cl ले लिया और वो Cl माइनस बन गया। बाद में यही दोनों Na प्लस और Cl मिलके NaCl बना दिए, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में हम लोगों को आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ कहीं पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पे हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे कि हाइड्रोजन में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो अगर दो हाइड्रोजन आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दें तो हर किसी के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे, यानी कि नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले हाइड्रोजन के पास भी है और इस हाइड्रोजन के पास भी है, तो इसी को हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। So the bond formed by sharing of electron pair between two atoms are known as covalent bond. तो कार्बन में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि वो टेट्रावैलेंट रहता है, यानी कि उसके पास 4 वैलेंसी रहती है, यानी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है बॉन्ड बनाने में, इसलिए वो मैक्स टू मैक्स सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। इसी को हम लोग टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। तो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना काफी मुश्किल रहता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना काफी मुश्किल रहता है, तो वो दोनों काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और वो शेयर करके नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन पाता है, यानी कि वो शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर पाता है। सिर्फ कार्बन नहीं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोन, क्लोरीन, ये सभी लोग भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। आई होप तुम लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब तुम लोगों को सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इस चैप्टर पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और तुम लोग अपने एंड से भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। टर्म 1 तुम्हारा जैसा गया सो गया। आई नो क्वेश्चन अजीब आए थे, मतलब बहुत ही अजीब आए थे, इसलिए तुम लोग अभी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो और क्वेश्चन के लिए तुम लोग अभी से कोई ना कोई बुक खरीद करके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। ओसवाल पब्लिशर ने एक बुक लॉन्च की है CBSE चैप्टर वाइज। इस बुक में तुम लोगों को चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं है कि एग्जाम कैसा आएगा। अगर सिचुएशन अच्छा रहा तो तुम लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, वरना ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो इसलिए तुम लोगों को दोनों टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और इस बुक में तुम लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। साथ ही में इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन भी हैं। तो तुम लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी रहेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो तुम लोग जाके इस बुक को चेकआउट कर सकते हो और अभी से ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। थ्योरी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती जितना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और वैसे दूसरे हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है
और इस बॉन्ड की वजह से इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो हमेशा सिंगल बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है और जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। वैसे तो यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है, पर जब तुम लोग कॉपी पे बनाओगे तो तुम लोग डॉट बनाओगे और इसी को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको लुईस ने इन्वेंट किया था। और वैसे ही कभी जब 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो हमेशा 2 बॉन्ड बनता है, यानी कि डबल बॉन्ड बनता है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में, तो जो ऑक्सीजन रहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन है। अब ये दोनों ऑक्सीजन मिलके अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो इस ऑक्सीजन के पास टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी ये स्टेबल हो गया। वैसे ही इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। तो ये दोनों ऑक्सीजन अब स्टेबल है और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जब भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो हम लोग डबल बॉन्ड दिखाते हैं, यानी इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि शेयर हो रहे हैं। सो O2 में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। देखो इस चैप्टर से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम लोगों को दोबारा से अच्छे से समझा दे रही हूँ। देखो ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होता है। इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, पर उसको स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करनी है, तो इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो शेयर कर लेता है, यानी एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो अगर हम लोग ऑक्सीजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। एक ऑक्सीजन रहेगा, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक दूसरे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी जिसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे कर रहे हैं। अब इस पिंक वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस ब्लू वाले ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसलिए ये कंपाउंड स्टेबल हो गया। तो जो O2 है वो एक स्टेबल कंपाउंड है। आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें अब अच्छे से समझ में आ रही होंगी। वैसे ही जब 3 बॉन्ड बनते हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तब हम लोग इसे ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की बात की गई है, तो जो नाइट्रोजन रहता है उसका एटॉमिक नंबर 7 रहता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 रहता है, यानी उसको 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो जब भी 2 नाइट्रोजन मिलते हैं तो अपना 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, जिससे कि इस वाले नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस वाले एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन दोनों ने अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ये दोनों स्टेबल हैं। तो नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे कि हो गया NH3 अमोनिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, यानी उसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वैसे ही हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो वो हीलियम जैसा बन जाएगा। हीलियम एक नोबल गैस है जिसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। सो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसीलिए वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। सो एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब वो अपना जो एटम है वो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है। सो यहाँ पे उसने एक हाइड्रोजन के साथ अपना एटम शेयर किया, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ। सो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4
5 6 7 8, यानी नाइट्रोजन का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यानी वो स्टेबल हो गया। और यहाँ पे हर एक हाइड्रोजन के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, यानी कि अब हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए, यानी NH3 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। उसी तरीके से हम लोग CO2 की बात करते हैं, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। वैसे ही ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी तो 8 होगा। सो कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये दोनों कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बीच में हो जाता है कार्बन जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसके साइड साइड में हो जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। वैसे इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे कार्बन के साथ शेयर कर लेता है, और ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कार्बन के पास शेयर कर लेता है, और कार्बन के पास भी टोटल हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी यहाँ पे इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड स्टेबल हो गया। तो CO2 एक स्टेबल कंपाउंड है। आई होप तुम लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। बस तुम लोगों को ये याद रखना है कि किस कंपाउंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। स्क्रीन पे जितने भी एलिमेंट मैंने लिखे हैं इन्हें ही बस तुम लोगों को याद करनी है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वैसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। वैसे ही नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, तो ये सारी की सारी चीजें तुम लोग याद कर लेना। इस पेज का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का CO2 का, तो ये काम हम लोगों ने पहले ही कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। यहाँ पे 8 सल्फर एटम से हम लोगों को मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बनाना है, और हिंट में दिया हुआ है 8 एटम ऑफ सल्फर आर ज्वाइंड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ रिंग्स। हम लोगों को पता है कि सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसको 2 बॉन्ड और बनाने होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अगर हम लोगों को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम लोगों को 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। इस डायग्राम में हर एक सल्फर के पास 8 मॉलिक्यूल्स हो जा रहे हैं। यहाँ पे हर एक सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है अपने आसपास के सल्फर से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अगर किसी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो तो उसे हम लोग एलोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि कार्बन की 3 एलोट्रॉप्स होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है क्योंकि सब के सब कार्बन के ही बने हुए हैं, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही डिफरेंट होती है। जैसे कि डायमंड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, पर जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होता है, यानी उसको हम लोग हाथ से भी दबा देंगे तो वो टूट जाएगा। और वैसे ही फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉल शेप का होता है। तो इन तीनों की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें काफी ज्यादा अंतर है। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायमंड की। तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन अदर 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड रहता है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड का हार्डेस्ट मटेरियल है। और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। पर डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और वो ज्वेलरीज में यूज होता है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, इसलिए वो कटिंग और ड्रिलिंग में यूज होता है। और एक फन फैक्ट बताऊं, जब हम लोग आई ऑपरेशन करवाते हैं यानी जब हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो उसके जो टूल्स रहते हैं वो डायमंड के बने रहते हैं, क्योंकि डायमंड के बने हुए टूल बहुत ही ज़्यादा शार्प रहते हैं। सो ये रहा तुम लोगों का डायमंड का स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक कार्बन मॉलिक्यूल अदर 4 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है और इसी को हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन मॉलिक्यूल अदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड रहता है। अब देखो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, पर यहाँ पे तो सिर्फ 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। और वही इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल काम करता है, वो करवाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, बल्कि डायमंड में नहीं हो सकती, क्योंकि डायमंड ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर ग्रेफाइट के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। सो यहाँ पे एक कार्बन मॉलिक्यूल 3 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है और वो एक हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं, जैसे कि तुम लोगों को स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ऐसे ही कई हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना के एक लेयर बन जाता है और वो दूसरे लेयर से एक वीक फोर्स के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसको हम लोग वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। तो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर रहता है वो लेयर स्ट्रक्चर रहता है, जो कि आपस में कनेक्टेड रहता है वीक वंडरवॉल फोर्सेस से। देखो, अभी एक लेयर स्ट्रक्चर है, तो जब भी हम लोग ऊपर से प्रेशर लगाते हैं तो ये लेयर आपस में फिसल जाती हैं, इसलिए हम लोग ग्रेफाइट एज ए ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हैं। और हम लोग ग्रेफाइट का यूज लेड पेंसिल में यूज करते हैं। तो जो तुम लोग पेंसिल यूज करते हो उसमें जो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस रहता है वो ग्रेफाइट रहता है, फिर भी हम लोग पता नहीं क्यों इसको लेड पेंसिल बुलाते हैं, बल्कि इसमें लेड, जिसको हम लोग पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मात्रा 0% रहती है, इसमें कोई भी लेड नहीं डला रहता। सो अब से इसे ग्रेफाइट पेंसिल बुलाना शुरू कर दो। सो अगर मैं पूरा ग्रेफाइट का एक बार समरी बताऊं, तो ग्रेफाइट में एक कार्बन मॉलिक्यूल 3 अदर कार्बन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड रहता है और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर रहता है वो लेयर स्ट्रक्चर रहते हैं और दोनों लेयर आपस में एक वीक वंडरवॉल फोर्सेस से कनेक्टेड रहते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसका यूज हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट की तरह करते हैं, वो लेड पेंसिल में यूज होता है। सो ये हो गया पूरा ग्रेफाइट के बारे में। सो यहाँ पे तुम लोगों को ग्रेफाइट दिख रहा होगा, ये कुछ ग्रेश कलर का रहता है जिसका हम लोग यूज पेंसिल बनाने में करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन की। तो जो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर रहता है उसमें एक कार्बन मॉलिक्यूल 3 अदर कार्बन मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड रहता है और ये कुछ फुटबॉल शेप का रहता है। सो ये स्ट्रक्चर बनाने में हम लोगों को सिस्टिक कार्बन मॉलिक्यूल की ज़रूरत रहती है और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बकमिंस्टर फ्लोरीन बोलते हैं, जो कि कुछ फुटबॉल शेप का रहता है। इसमें 12 पेंटागॉन्स और 20 हेक्सागॉन रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो हो गया ये एक पेंटागॉन हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो ये एक हेक्सागॉन हो गया। तो इसमें 12 पेंटागॉन्स हैं और 20 हेक्सागॉन है। बस तुम लोगों को इतना ही जानना है। सो इसी के साथ हम लोगों ने सारे एलोट्रॉप्स कंप्लीट कर लिए हैं कार्बन के। सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि तुम लोगों को पिछला सब कुछ याद है या नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को CH4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है यानी स्टेबल होना है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वो 4 और बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन बनाएंगे और उसके 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग शो कर देंगे। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है और उसे स्टेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन बना देंगे और उसका इलेक्ट्रॉन बना देंगे।
तो ये टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन और उनके इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यहाँ पे ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, फिर ये और फिर ये। और यहाँ पे कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और ये भी स्टेबल हो गया। तो CH4 का ऐसा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। हम लोग चाहें तो CH4 को ऐसे लिख सकते हैं, CH H H और H। यहाँ पे एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है, तो हम लोग चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग H2O का स्ट्रक्चर बनाएं तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यानी कि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। इसका मतलब O2 2 बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन बनाएंगे और उसके इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग हाइड्रोजन बनाएंगे। तो हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है, यानी उसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहे हैं और यहाँ पे भी कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जा रहे हैं और वो स्टेबल हो जा रहा है। अब देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, जो कि बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं हुए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि 2 बॉन्ड्स हैं और 2 लोन पेयर हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जिनका यूज नहीं हुआ है बॉन्ड बनाने में। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है, तो दो पेयर यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये है H2O का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हम लोग H2O को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे 2 हो गए लोन पेयर। तो बुक्स में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग H2O को। आई होप तुम लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये CH4 का सुंदर वाला स्ट्रक्चर है और ये रहा H2O का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्रॉस में हम लोगों ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ पे कार्बन के ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहे हैं और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। वैसे यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, क्योंकि उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। पर इसका एक्सेप्शन भी है, डायमंड। डायमंड वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क टाइप होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है। पर ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं बॉन्ड बनाने में, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ पे सारे यूज़ हो जाते हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सके। इसलिए ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। पर इसका भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में सिर्फ और सिर्फ कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वजह से उसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। पर ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ये था पूरा का पूरा कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन कपड़ों में पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, फूड्स में पाया जाता है, बुक्स, मेडिसिन, हर जगह कार्बन पाया जाता है। तो आखिर कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि वो इतना ज़्यादा पाया जाता है? हर जगह ही कार्बन कार्बन क्यों है? देखिए, 2 रीज़न है। पहला कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कैटिनेशन किसे कहते हैं और टेट्रावैलेंसी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैटिनेशन जानते हैं। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही हम लोग कैटिनेशन कहते हैं, यानी कि जो कार्बन है वो अपने साथ ही बॉन्ड बना सकता है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि वो कई बॉन्ड बना सकता है। इसी वजह से कार्बन इतना वर्सेटाइल है। इस चेन के यूनिट की तरह ही कार्बन खुद को जोड़ के एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना सकता है, इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
पर सिर्फ कार्बन नहीं, बहुत सारे अदर एलिमेंट भी कैटिनेशन शो करते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी अपने साथ बॉन्ड बना सकता है। हम लोगों ने O2 तो पढ़ा ही है, पर ये ऑक्सीजन अब और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही रहेगा। अगर वो O3 बन जाएगा तो ये काफी अनस्टेबल हो जाता है। पर कार्बन अपने साथ लिंक तो होता है और साथ ही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि कार्बन अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कार्बन अपना बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि दूसरे एलिमेंट के साथ बनाता। पर यहाँ पे कार्बन और कार्बन बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसे किसी और एलिमेंट में नहीं होते। बाकी सारे एलिमेंट में अगर कोई भी एलिमेंट अपने साथ बॉन्ड बनाता है तो बहुत वीक होता है। कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी रहती है जिससे कि वो कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है अपने ही एटम से, यानी अदर कार्बन एटम से। एंड इट गिव राइज टू ए लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कि वो कार्बन कार्बन जोड़ जोड़ के ही एक लार्ज मॉलिक्यूल बना सकता है। पर अब बात आती है कि कार्बन ही इतने अच्छे से कैटिनेशन क्यों कर पाता है? तो इसका आंसर है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। जो कार्बन का साइज रहता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है, इसकी वजह से वो कैटिनेशन इतने अच्छे से कर पाता है। क्योंकि देखो, ये मान लो एक कार्बन एटम है और ये दूसरा कार्बन एटम है। अब देखो, इन दोनों के बीच में काफ़ी कम स्पेस है और इसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। पर अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन जस्ट कार्बन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में, तो सिलिकॉन इससे बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो मान लो ये हो गया एक अदर मॉलिक्यूल। अब इस सिलिकॉन एटम और इस सिलिकॉन एटम के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, यानी कि इसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो ये आसानी से टूट सकता है। अब तुम लोग इस चीज़ को ऐसे समझो, मान लो अगर मैं तुम लोगों को 2 स्टिक दूँ, एक छोटी हो और एक बड़ी हो, और दोनों सेम ही डायमीटर की हो, तो बताओ दोनों में से किसको तोड़ना ज़्यादा आसान होगा? बड़ी वाली को, क्योंकि वो बीच से आसानी से टूट जाएगी। उसी तरीके से अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड वीक होता है, उसको तोड़ना ज़्यादा आसान होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होता है तो उसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है और ये बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कार्बन काफ़ी स्मॉल साइज का होता है, इसी वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो कैटिनेशन बहुत अच्छे से शो कर पाता है। बाकी सारे एलिमेंट का साइज लार्ज होता है, जिसकी वजह से उनका बॉन्ड लेंथ भी बड़ा हो जाता है और वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। सो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर ड्यू टू इट्स साइज। तो आई होप तुम लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन की। टेट्रावैलेंट नेचर कार्बन का बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है उसे वर्सेटाइल होने में। अब टेट्रावैलेंट किसे कहते हैं? जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसी को हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है? तो वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई एलिमेंट शेयर करता हो या फिर गेन करता हो या फिर लूज करता हो, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो उसी तरीके से हम लोग अगर नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। उसी तरीके से कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसीलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इसी को हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं, मतलब टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। तो टेट्रावैलेंट होने का मतलब है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एलिमेंट ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। अब मोनोवैलेंट एलिमेंट किसे कहेंगे? जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसी वजह से वो नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब वो 4 बॉन्ड चाहे तो सिंगल सिंगल बना सकता है या फिर डबल या फिर ट्रिपल। तो अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो यहाँ पे भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू भी 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4।
क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है। तो इसकी वजह से इसके कंपाउंड बनाना काफ़ी ईजी होते हैं। मतलब साइंटिस्ट ने अब तक बहुत सारे कंपाउंड बना लिए हैं, पर उनमें 90% जो कंपाउंड है वो कार्बन कंपाउंड ही है। इतना ज़्यादा कार्बन वर्सेटाइल होता है। अब तुम लोगों को समझ में आ गया है कि कार्बन इतना ज़्यादा वर्सेटाइल क्यों होता है। पहला रीज़न हो गया कि वो कैटिनेशन शो कर सकता है। दूसरा रीज़न हो गया कि वो टेट्रावैलेंट है। यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है। जितनी भी चीज़ें तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रही हैं वो सारी की सारी हाइड्रोकार्बन से बनी हुई हैं। चाहे तुम लोग पेट्रोल को ले लो, एलपीजी को ले लो, कोल, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी हाइड्रोकार्बन से बनी हुई हैं। पर ये हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं? तो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब हो गया कार्बन। तो ऐसी चीज़ें जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनी रहते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सो सिंपल। The compound of carbon and hydrogen are known as hydrocarbon. For example, methane, ethane. तो कोई भी कैसा भी कंपाउंड हो उसमें अगर हाइड्रोजन और कार्बन है तो इसका मतलब कि वो हाइड्रोकार्बन है। वो चाहे डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो चाहे ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, पर उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि इथेन, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और वैसे अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दें यानी C3H8 ले लें तो यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, तो ये भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग अल्केन्स बुलाते हैं, और जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अगर हम लोग इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रख दें तो हमको मिल जाएगा C2H6। तो ये क्या हो गया, ये एक एल्कीन हो गया। अगर हम लोग इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 रख दें तो हमारा फॉर्मूला निकलेगा C3H6। तो ये भी क्या हो गया, अल्केन हो गया। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो अल्केन होगा। अल्केन को पहचानने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड इस फॉर्मूले के अंदर फिट हो गया तो उसका मतलब कि वो अल्केन है। जैसे कि इथेन, अगर हम लोग इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रख दें तो हम लोगों को सेम यही फॉर्मूला मिलेगा, इसका मतलब ये जो है वो अल्केन है। तो अब हम लोग इतना तो समझ गए हैं कि अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग अल्केन का नाम कैसे रखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे इथेन कहा तो इथेन ही क्यों कहा, कुछ और भी कह सकते थे। जब भी हम लोग अल्केन का नाम रखते हैं तो ये वाला रूल फॉलो करते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग ANE जोड़ देंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लिखने का भी अलग तरीका है। अगर वहां पे एक कार्बन हुआ तो हम लोग उसे मिथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन हुआ तो इथ बोलेंगे, 3 तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, ऐसे करके हम लोग ये सारे बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को इसका नाम लिखना है यानी C2H6 का हम लोगों को नाम लिखना है। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, इसका मतलब हम इसे इथ बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इथ लिखेंगे, उसके बाद ये इस फॉर्मूले में फिट आता है, इसका मतलब कि वो अल्केन है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो हम लोग ANE जोड़ देंगे। तो हम लोगों ने ANE जोड़ दिया, तो इस चीज का नाम हो गया इथेन। उसी तरीके से अगर हम लोगों को C3H6 का नाम लिखना होता तो यहाँ पे 3 कार्बन है तो इसलिए हम लोग प्रोप लिखेंगे, तो हम लोगों ने प्रोप लिख दिया। अब ये इस फॉर्मूले में फिट बैठता है, इसका मतलब कि वो अल्केन है, उसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है,
तो हम लोग लास्ट में ANE लगा देंगे। तो अब हम लोगों ने लास्ट में ANE लगा दिया, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेन। सो ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो तुम लोगों के एनसीईआरटी में ये टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि एक कार्बन है यानी कि वो मिथ है, तो इसका नाम हो गया मीथेन। ये सारे के सारे अल्केन हैं यानी उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग मीथेन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से अगर 2 कार्बन है तो हम लोग उसे इथेन बोलेंगे, और ये रहा इथेन का फॉर्मूला। वैसे ही प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हेक्सेन तक ही जानना है, वैसे बाकी सारी चीजें भी इजी होती हैं। मान लो कोई अल्केन है जिसमें 10 कार्बन है, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? तो अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो ये होता है 2n+2। तो अगर यहाँ पे 10 है तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 × 10+2, तो इसका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 22, यानी उसमें हाइड्रोजन 22 होंगे अल्केन होने के लिए। अगर कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन 22 होंगे, तभी उसमें सारे बॉन्ड सिंगल बन पाएंगे। और इसका नाम क्या होगा? तो यहाँ पे C10 है, 10 का मतलब डेक, तो हम लोग यहाँ पे डेक लिखेंगे, और ऊपर से ये अल्केन है तो लास्ट में ANE जोड़ देंगे, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया डेक्टेन। सो आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसमें 2 टाइप के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आते हैं। पहला हो गया जिनमें डबल बॉन्ड हो, और दूसरा हो गया जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो। सो अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम लोग अल्कीन बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला ये होता है। और अगर हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम लोग अल्काइल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें बोलते हैं जिनमें कोई ना कोई एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो हम लोग उन्हें अल्कीन बोलते हैं, जिनका फॉर्मूला ये होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हम लोग अल्काइन बोलते हैं, जिनका फॉर्मूला ये होता है। अब हम लोग अल्काइल्स और अल्कीन के बारे में पढ़ते हैं और उनके एग्जाम्पल देखते हैं। सो अल्कीन का एग्जाम्पल इथीन हो गया, क्योंकि इथीन के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। सो अल्कीन का भी हम लोग नाम उसी तरीके से लिखते हैं जैसे हम लोग अल्कीन का लिखते थे, यानी सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ENE लगा देंगे। अल्कीन में हम लोग ANE लगाते थे, पर अल्कीन में हम लोग ENE लगाएंगे। सो जैसे कि यहाँ पे हम लोग इथीन की ही बात कर लें, तो इथीन में 2 कार्बन है, इसका मतलब वो हो गया इथ, तो सबसे पहले हम लोग इथ लिखेंगे। ये अल्कीन है यानी वो इस वाले फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाता है, तो हम लोग लास्ट में ENE लगा देंगे, तो ये हो गया इथीन। उसी तरीके से अगर हम लोग C3 लेंगे तो यहाँ पे आगे हाइड्रोजन हो जाएगा 2N है यानी कि 6 हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे 3 है यानी कि वो प्रोप है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोप लिखेंगे, उसके बाद में ENE लगा देंगे क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, तो ये हो गया प्रोपीन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो C1 2 3, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको अल्कीन बुलाते हैं। सो यहाँ पे कुछ अल्कीन्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि C2H4 ये हो गया इथीन, C3H6 ये हो गया प्रोपीन, और C4H8 ये हो गया ब्यूटीन, यहाँ पे E होगा ब्यूटीन। देखो क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है तो इसका मतलब ब्यूट होगा, तो BUT लिख लेंगे। उसके बाद ये अल्कीन है यानी कि लास्ट में हम लोगों को ENE लगा देना है, तो ये हो गया ब्यूटीन, जिसका स्ट्रक्चर ये रहा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, चाहे वो 1 हो या 2 हो, तो उसे हम लोग अल्कीन बोलते हैं। सो आई होप तुम लोगों को अल्कीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अल्काइल पे। सो अल्काइल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला ये होता है, और अल्काइल के हमेशा लास्ट में YNE लिखा होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लें इथाइल का। सो यहाँ पे 2 कार्बन है यानी कि यहाँ पे इथ हो गया, उसके बाद ये अल्काइल है तो लास्ट में YNE लगा देना है। अब हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो जैसे कि इस टेबल में यहाँ पे इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल लिखा हुआ है, क्योंकि इन सब में ट्रिपल बॉन्ड है, और ये रहा इन सब का फॉर्मूला। यहाँ पे 3 कार्बन थे, प्रोप वर्ड यूज हुआ, यहाँ पे 4 कार्बन थे इसलिए ब्यूट वर्ड यूज हुआ।
तो आई होप तुम लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो वीडियो थोड़ा पीछे करो और इस चीज़ को दोबारा देखो, क्योंकि ये तुम्हारे आगे के क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो इसलिए अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पीछे करो और ये चीज़ें दोबारा से देखो। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बन कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सो स्क्रीन पे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के हैं। हम लोग इस डायग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अलग अलग हाइड्रोजन ना दिखा के हम लोग डायरेक्ट CH3 लिख सकते हैं। और हम लोग इस डायग्राम को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हर एक बैंड एक एक कार्बन को डिनोट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन्स हैं। तरीके से हम लोग अगर डबल बॉन्ड की बात करें और हम लोग डबल बॉन्ड को चाहे तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। वैसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से डिनोट करते हैं, और कभी कभी तो हम लोग डायरेक्ट CC लिख देते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे 4 कार्बन है, हाइड्रोजन लिखते ही नहीं है। सो ये सारी हो गई स्ट्रेट चेन। और ब्रांच हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग कार्बन की ब्रांचेस लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हम लोगों ने एक्स्ट्रा CH3 लगा दिया, तो इसको शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देंगे। और अगर हम लोग लाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रांच लगा देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक और कार्बन है। तो जैसे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है जिसमें एक ब्रांच लगा हुआ है, यानी टोटल 5 कार्बन है। और इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो, इस C5H12 को हम लोग चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 4 और 5। सो इस फॉर्मूले में भी C5 ही है और हाइड्रोजन 12 भी है, पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस वाले स्ट्रक्चर से एकदम डिफरेंट है, पर इनके फॉर्मूले सेम है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं आइसोमर, यानी कि जब फॉर्मूला सेम हो पर इनके स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो इसी को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हम लोग एक ही फॉर्मूले से अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, और ये जो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। तो यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं इस वाले कंपाउंड के। अब सुनो, जब किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाते हैं तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाती हैं, यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी इस वाले स्ट्रक्चर के। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे हो गया बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन दोनों कंपाउंड की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। सो आइसोमर्स उन्हें कहते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। साथ में तुम लोग केमिकल भी लिख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर केमिकल भी सेम होती हैं, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उनको हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये और ये आइसोमर है इस कंपाउंड के। अब देखो, आइसोमर कई टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पर अगर कहीं पे भी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे ब्रांच होगी और यहाँ पे साइक्लिक हो गई, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। सो आइसोमर किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर उनकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो। तुम लोग इसमें केमिकल भी इंक्लूड कर देना, तो उन्हीं को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये तीनों आइसोमर्स हैं इस वाले कंपाउंड के। आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि कार्बन कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को हाइड्रोजन डिनोट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो इसमें क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये सारे हैं साइक्लिक कंपाउंड। तो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उनकी नेमिंग अलग होती है। उसमें हम लोग नाम के आगे बस साइक्लो लगा देते हैं। तो जैसे कि इसको हम लोग ब्यूटेन लिखते हैं क्योंकि इसमें 4 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड है, तो ये अल्केन हो गया। तो ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन हो गया, पर ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसलिए हम लोग इसके आगे लगा देंगे साइक्लो। तो इसका पूरा नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। उसी तरीके से ये क्या हो गया, ये हो गया साइक्लोपेंटेन, क्योंकि ये साइक्लो फॉर्म में है, यानी कि साइक्लिक फॉर्म में है। उसी तरीके से इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन,
क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और ऊपर से ये साइक्लिक फॉर्म में है। सो बेंजीन को हम लोग साइक्लोहेक्सीन बोलते हैं। अब सुनो, तुम लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। सो मैंने यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, फिर मैंने इसमें कुछ ऐड किया और मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया, फिर मैंने कुछ ऐड किया और मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, फिर ये बनाया। सो क्वेश्चन ये है कि मैं क्या पैटर्न फॉलो कर रही हूँ जिससे कि तुम लोग इसके आगे वाला भी स्ट्रक्चर बता सको। सो अगर तुम लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा तो तुम्हें पता चला होगा कि मैंने इस वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ ये CH2 ऐड कर दिया और मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया। फिर मैंने इस C2H6 में वापस से CH2 ऐड कर दिया और मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया। फिर मैंने इस स्ट्रक्चर में CH2 दोबारा से ऐड कर दिया और मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया। देखो, क्योंकि इनमें यहाँ पे 3 कार्बन थे, मैंने एक और कार्बन जोड़ दिया तो यहाँ पे 4 कार्बन हो गए। तो मैं हमेशा जब भी जंप कर रही हूँ इधर से, तो मैं एक CH2 ऐड करते जा रही हूँ। फिर मैं जब यहाँ पे इस जगह मूव की तो मैं यहाँ पे एक CH2 और ऐड कर दी। और वैसे अगर मैं पूछूं कि इसके आगे कौन सा नंबर आएगा, तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि इसके आगे C5H12 आएगा। सो इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, यानी ऐसे सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ CH2 का अंतर हो, उसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये अल्केन था तो इसलिए हम लोग इसको अल्केन की होमोलोगस सीरीज बोलेंगे, जिसका फर्स्ट मेंबर CH4 होता है, सेकंड मेंबर C2H6 होता है और थर्ड मेंबर C3H8 होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग अल्कीन की होमोलोगस सीरीज बनाएं तो बस हम लोगों को एल्कीन में CH2 ऐड कर देना है, यानी कि नेक्स्ट मेंबर होगा C3H6। उसके बाद अगर हम लोग इस सीरीज को आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट मेंबर होगा C4H8। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अल्काइल की भी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, तो बस हम लोगों को इसमें CH2 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा C3H4। उसके बाद हम लोग फिर से अगर एक CH2 ऐड करें तो ये हो जाएगा C4H6। तो हम लोग ऐसे अगर ऐड करें तो हम लोग बाकी के मेंबर भी बता सकते हैं। सो कहने का मतलब ये था कि ऐसे सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ CH2 का अंतर हो, उसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। सो ये है अल्कीन की होमोलोगस सीरीज और ये है अल्कीन की होमोलोगस सीरीज। सुनो, ये सारे के सारे अल्केन हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज सबकी सेम रहेगी, यानी इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज रहेगी, इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज रहेगी, यानी होमोलोगस सीरीज में प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं आता। तो a series of organic compound having same functional group or chemical properties in which successive number differ by CH2 or 14 mass unit is called homologous series। तो एक मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 के डिफरेंस में रहता है, या फिर हम लोग इसको 14 मास यूनिट भी कह सकते हैं, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन का 2, तो टोटल हो गया 14। तो तुम लोग चाहो तो CH2 डिफर करो या फिर 14 मास डिफर करो, बात एक ही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज की। तो सबसे पहला तुम लोगों को पता ही है कि हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से सिर्फ CH2 यूनिट डिफर करता है या फिर 14 मास यूनिट डिफर करता है। दूसरा है कि ऑल कंपाउंड ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो सबके सब सेम फंक्शनल ग्रुप के रहेंगे। यानी कि अगर वो अल्केन है, जैसे इस एग्जांपल में, तो अल्केन के जितने भी होमोलोगस मेंबर्स रहेंगे वो सबके सब अल्केन ही रहेंगे। उसी तरीके से अगर हम लोग अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज बनाएंगे तो उनमें जितने भी मेंबर्स रहेंगे वो सबके सब अल्कोहल रहेंगे। मतलब तुम लोग ऐसा समझो कि अगर ये अल्केन है तो उसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो भी अल्केन ही होगा, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड वाला नहीं आ सकता। और थर्ड प्रॉपर्टीज है कि होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो सब लोग सेम ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती हैं। तो यहाँ पे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन दी गई है। CH4 फर्स्ट मेंबर हो गया, C2H6 सेकंड मेंबर हो गया
और C3H8 थर्ड मेंबर हो गया, और ऐसे ऐसे हम लोग आगे की सीरीज और लिख सकते हैं। सो होमोलोगस सीरीज कुछ नहीं होती, इसमें बस फर्स्ट मेंबर दूसरे मेंबर से बस CH2 ग्रुप डिफरेंट होता है। आई होप तुम लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब तुम लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इसीलिए टेंशन मत लो। ये सारे टॉपिक है जो तुम लोगों के एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, हम लोगों को ये सब नहीं पढ़ना है, पर फिर भी हम लोग थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे, क्योंकि CBSE का कोई भरोसा नहीं, हो सके वो तुम लोगों को थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में दे सकता है। तो इसलिए हम लोग बस 2 मिनट के लिए फंक्शनल ग्रुप को समझेंगे। सो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो फंक्शनल ग्रुप कहते किसे हैं? कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जब हम लोग उन्हें हाइड्रोकार्बन में ऐड करते हैं तो वो पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को ही डिफर कर देते हैं, तो उन्हीं ग्रुप्स को हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। जैसे हैलोजेंस हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सबको अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन में ऐड करेंगे तो वो उनकी प्रॉपर्टी को ही बदल देगा। आयोडीन और फ्लोरीन को हम लोग हैलोजन बोलते हैं, उसी तरीके से अल्कोहल को हम लोग OH बोलते हैं, एल्डिहाइड को हम लोग CHO बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे हो गए फंक्शनल ग्रुप। सो ये तुम लोगों के NCERT का टेबल है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पर हम लोग थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। तो जैसे कि पहले ये अल्केन था, अगर हम लोग उसमें क्लोरीन ऐड कर दें जो कि एक हैलोजन होता है, तो इसका नाम बदल के हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। पहले ये ओनली प्रोपेन था, अब अगर हम लोग क्लोरीन ऐड कर दिए तो हम लोग एक वर्ड क्लोरो लगा देते हैं, तो अब इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। और उसी तरीके से अगर हम लोग Br ऐड कर दें तो अब उसका नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। और जब भी हम लोग अल्कोहल ऐड करते हैं तो लास्ट में हम लोग O और L यूज करते हैं, तो अब इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। उसी तरीके से जब हम लोग एल्डिहाइड ऐड करते हैं तो हम लोग लास्ट में Al यूज करते हैं, तो अब इसका नाम हो गया प्रोपेनाल। और कीटोन के लिए हम लोग ONE वर्ड यूज करते हैं, तो पहले ये पूरा प्रोपेन था और जब हम लोगों ने इसमें CO ग्रुप को ऐड कर दिया तो अब ये हो गया प्रोपेओन। उसी तरीके से जब हम लोग COOH ग्रुप ऐड करते हैं तो हम लोग ओइक एसिड वर्ड यूज करते हैं, तो अब ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। तो इस टॉपिक में बस तुम लोगों को इतना ही जानना था। अब हम लोग कुछ NCERT के क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि साथों साथ हम लोगों का NCERT भी कवर होता रहे। सो यहाँ पे एक्टिविटी 4.2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास फॉर ये सब दिया हुआ है। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इन सब में CH2 ग्रुप का ही डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 14 मास यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी क्या हो गई, होमोलोगस सीरीज हो गई। इज देयर एनी सिमिलैरिटीज इन दिस 3? तो इसमें सारे जो मेंबर हैं वो CH2 ग्रुप के ही डिफरेंस पे हैं, तो ये इनमें में से एक सिमिलैरिटीज हो गई, तो यही सब है। मतलब इसमें तुम लोगों को होमोलोगस सीरीज के बारे में बता रहा है और कुछ नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? तो पेंटेन का हम लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। तो ये एक आइसोमर हो गया 1 2 3 4 5 जिसमें 5 कार्बन है, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5, इसमें भी 5 कार्बन हो गए, तो ये भी एक आइसोमर हो गया। या फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, सो ये भी एक आइसोमर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, What are the 2 properties of carbon which lead to the huge number of carbon compound we see around us? तो इसके 2 ही प्रॉपर्टीज होती हैं, पहला होगा कैटेनेशन और दूसरा हो गया टेट्रावैलेंसी। तो यही 2 प्रॉपर्टी हैं जिसके वजह से हम लोग चारों तरफ कार्बन कंपाउंड देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, What will be the formula and electronic dot structure of cyclopentene? सो अगर साइक्लोपेंटेन का हम लोग डॉट स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यानी उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। सो ये रहा स्ट्रक्चर साइक्लोपेंटेन का। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है क्योंकि तुम लोगों को फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पढ़ना है, तो फिर स्ट्रक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। वैसे ये दोनों भी तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी हम लोग इसके नेम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे Br है, यानी इसके आगे लगेगा ब्रोमो, तो यहाँ पे हो गया ब्रोमो। उसके बाद ये 2 कार्बन है, यानी यहाँ पे लगेगा इथ, और यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे सब अल्केन है, तो यहाँ पे लग जाएगा एन, तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन। उसी तरीके से यहाँ पे ये एक एल्डिहाइड है और 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन पे हमेशा मिथ लगता है, और ऊपर से ये अल्केन है क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे एन लगा देंगे। और हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूरा नाम हो गया इसका मिथेनॉल। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हमेशा काउंटिंग ऐसे करनी चाहिए जहाँ पे जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वो पास में आए, तो इसलिए मैंने काउंटिंग इस साइड से की। सो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, इसका मतलब ये हो गया हेक्स, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब इसके लास्ट पे YNE लगेगा, तो हेक्सीन हो गया। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग इसके आगे 1 लगाते हैं, तो इसका नाम हो गया 1 हेक्सीन। या फिर हम लोग 1 हेक्सीन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हेक्स 1 इन, मतलब कि फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। इसका भी मतलब सेम है और इसका भी मतलब सेम है। तो इसी के साथ तुम लोगों का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होता है। हम लोगों ने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से और डिटेल में कंप्लीट कर लिया है, और इस वीडियो का PDF तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का नाम है MSP नॉलेज ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, तुम लोग लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर तुम लोग खुद भी सर्च कर सकते हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो ज़रूर से करना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।